गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज नरलावती एकेडमी। आज के वीडियो सेकेंड टू दैट इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन का होने वाला है। तो आज का टोटल हम लोग थ्योरी पोर्शन को देखने वाले हैं। चैप्टर 2 से रिलेटेड जितना भी थ्योरी बन सकेगा, चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। पोल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल characteristics of air, land, water are termed environmental pollution और pollution मतलब हवा, पानी और जमीन के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल गुणों में यानी प्रॉपर्टीज में होने वाले हानिकारक परिवर्तन ही प्रदूषण कहलाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पॉल्यूशन कहलाता है। अब कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, जिनके कारण पॉल्यूशन होता है, मतलब सब्सटेंसेस और एजेंट कॉजिंग दीज चेंजेस, मतलब जो हानिकारक बदलाव लाते हैं उन्हीं को कहते हैं पॉल्यूटेंट। माने जो एजेंट या सब्सटेंसेस लाइक मैटर्स या एलिमेंट्स पर्यावरण में जो ये हानिकारक बदलाव लाते हैं, यानी हवा, पानी और जमीन को दूषित करते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस या एजेंट्स को पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब ये पॉल्यूटेंट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब वैसे पॉल्यूटेंट जो हमारे सराउंडिंग में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में डिग्रेड कर जाते हैं, जैसे पॉल्यूटेंट दैट कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑक्सीडाइज या डिकम्पोज किए जा सकते हैं। एंड इंटर द बायोजियो केमिकल साइकिल, और जो बायोजियो केमिकल साइकिल में इंटर कर जाए उन्हीं को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। लाइक हाउस होल्ड वेस्ट, एनिमल वेस्ट, पेपर, क्लॉथ्स, ये सारे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी ये हमारे बायोजियो केमिकल साइकिल में इंटर कर जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स मतलब वैसे पॉल्यूटेंट जो बायोडिग्रेड नहीं हो पाते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, like pollutants that do not break down into similar product into and can harm living organism by entering the food chain। ये अपने सिमिलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं, यानी हमारे सराउंडिंग में ये बायोडिग्रेड नहीं हो पाते हैं और हमारे फूड चेन में इंटर करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचाते हैं। इन्हीं को कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। लाइक डीडीटी, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, पेस्टिसाइड्स, मरकरी, लेड, प्लास्टिक्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम नॉन बायोडिग्रेडेबल का है। इनको मैनेज करने का एक ही उपाय है कि इनको कम से कम यूज किया जाए और रिसाइकल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन हम लोग को यहीं पढ़ना है आज। पॉल्यूशन का टाइप्स: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, air is a mixture gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide in fixed proportion। जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर का मिक्सर है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, मतलब 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, रिमेनिंग 1% में आर्गन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। जब इनका ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, यानी अगर ये 78% की जगह 75% हो जाए, ये 21 की जगह 20% हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% की जगह 0.5% तक पहुंच जाए, तो इन्हीं को बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। मतलब इनकी ओरिजिनल प्रोपोर्शन में चेंज आ जाना। एयर पॉल्यूशन का सोर्स एक तो नेचुरल होता है, दूसरा मैन मेड होता है। नेचुरल माने जो नेचर द्वारा पॉल्यूशन होता है एयर में, यानी फॉरेस्ट का जलना, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का फटना, डस्ट स्टॉर्म्स बनना, पॉलन ग्रेन का ज़्यादा मात्रा में बनना, ये सारे एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। दूसरा होता है मैन मेड सोर्सेज से, जैसे इंडस्ट्री से हानिकारक गैस एमिट होना, व्हीकल से, पावर प्लांट से, फोसिल फ्यूल के बर्निंग से, CFCs के ज़्यादा यूज से, ये सारे मैन मेड है। जो मैन के एरर की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है, यानी हमारे एयर का प्रोपोर्शन चेंज होता है, तो उसी को बोलते हैं मैन मेड सोर्सेस बाय एयर पॉल्यूशन विच डिप्लेट द ओजोन लेयर।
CFCs जो होता है हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है हमारे सराउंडिंग में? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सेसिव मात्रा में जब फॉर्मेशन होने लगेगा हमारे सराउंडिंग में, तो हाई लेवल कॉज फटीग। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फटीग करेगा, यानी थकान महसूस कराएगा। मेंटल डिसऑर्डर आएगा, यानी हमारे मानसिक बीमारियां फैलेगी एयर पोल्यूशन की वजह से। लंग कैंसर होगा एंड कैन लीड टू डेथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है हमारे ब्लड, ये हमारे फेफड़ों के मदद से जब ये हीमोग्लोबिन तक पहुंचता है, ब्लड तक पहुंचता है, तो ये ब्लड के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रकार का टॉक्सिक कंपाउंड है जो ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है। अब ऑक्सीजन के सप्लाई को हमारे बॉडी में न जाने से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक, तो ये कॉज करता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दूसरा है ओजोन डिप्लेशन। एयर पोल्यूशन ओजोन को भी डिप्लेट करता है, यानी डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अलाउ एक्सेसिव अल्ट्रावायलेट। जब ओजोन लेयर डिप्लेट होने लगता है तो अल्ट्रावायलेट जो पहले कुछ पॉइंट, कुछ रेशियो में हमारे सराउंडिंग में इंटर करता था, अब उसका आने का जो रेशियो है वो एक्सेसिव मात्रा में हो जाता है, एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाता है। जब हमारे सराउंडिंग में जब ये इंटर करता है, यानी अर्थ तक पहुंचता है, तो कॉजिंग आई डैमेज, हमारे आँख को अफेक्ट करता है, हमारे वीकनेस इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, स्किन कैंसर को कॉज करता है। इट ऑल्सो अफेक्ट ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न, यानी ये क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है, जिससे जो ग्लोबल रेनफॉल का पैटर्न है, यानी ऋतु का जो बदलाव है, उसको भी काफ़ी अफेक्ट करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस को भी इफेक्ट करता है, यानी हमारे सराउंडिंग में जो बैलेंस बना हुआ है, इकोसिस्टम में जो बैलेंस बना हुआ है लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच, उनको डिस्टर्ब करता है। फूड अवेलेबिलिटी भी कॉज करता है। एयर पोल्यूशन से एसिड रेन भी होता है, कॉज बाय नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। जब इंडस्ट्रीज या व्हीकल से जब हानिकारक गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के जब हार्मफुल गैसेज जब रिलीज होती है सराउंडिंग में, तो ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ O2 के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाती है। एसिड मतलब तेजाब बनाती है। अब ये तेजाब तो बिल्डिंग पे या फिर मोनूमेंट्स पे ये एक लेयर बना लेती है, जिसकी उसकी ओरिजिनल ब्यूटी खराब हो जाती है। उसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी होती है बिल्डिंग्स की या फिर कोई हमारी धरोहर की, उसकी जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो खराब होने लगती है। एंड डिक्रीज ऑयल फर्टिलिटी, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरकता शक्ति भी कम होती है और इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एसिड रेन से ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी डाउन होता है। एयर पोल्यूशन लीड पॉइजनिंग का भी काम करता है, यानी जब शीशा का पार्टिकल जब व्हीकल के एग्जॉस्ट पार्ट से रिलीज होता है, बाहर इन्वायरमेंट में आता है, तो हमें एंथ्रैक्स, एक्जाइमा जैसे बीमारियों कॉज करता है। ये बायोमैग्निफिकेशन भी करता है, यानी पेस्टिसाइड इंटरिंग द फूड चेन। अब जब हम पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं वो प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जब उनको हम कंज्यूम करते हैं या फिर कोई भी एनिमल किंगडम उनको कंज्यूम करता है, तो शरीर में ऑर्गेनिज्म में ये एक्यूमुलेट होने लगता है। जो टॉक्सिक होते हैं, जो हम प्लांट में यूज किए रहते हैं कोई भी प्रकार का पेस्टिसाइड्स, वो बॉडी में हमें एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे डिसऑर्डर इन द किडनी में प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम एंड ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम कॉज करता है। इससे आर्सेनिक टॉक्सिसिटी भी होती है, यानी आर्सेनिक में प्लांट पॉइजनस, आर्सेनिक जो होता है प्लांट को पॉइजनस बनाता है, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द एनिमल इन द कंज्यूम एज ए फूडर। अब जब हमारे सराउंडिंग में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे जब वो पौधों पे गिरती है तो पौधा उनको फर्टिलाइजर के रूप में उसको कंज्यूम कर लेता है। अब वो आर्सेनिक पौधों के शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है। जब उनको हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में इंटर कर जाती है। अब आर्सेनिक के जाने से हमारी या फिर किसी भी प्रकार के एनिमल किंगडम को डेथ तक हो जाती है उस प्लांट को लेने से। रेस्पिरेटरी इश्यूज, एयर पोल्यूशन से श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती है, लाइक जब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम, जब फैक्ट्री और चिमनी से
जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है तो हमारे ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम और फेफड़ा को भी ये डैमेज करता है। एयर पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग का भी सिचुएशन बनता है, यानी जब हमारे इन्वायरमेंट में बैड गैसेस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसें जब ज़्यादा मात्रा में फैल जाती हैं तो इनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। ये याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है CFCs, जो हम रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल स्प्रे इन सब में यूज करते हैं, वो क्या करते हैं CFCs हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ठीक, इनको याद रखना, ये डायरेक्ट एक नंबर में पूछ लेता है। अब कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं जो जिनको हम स्टडी के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किए हुए हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी व्हीकल या फैक्ट्री से हमारे इन्वायरमेंट में एमिट होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आते हैं। माने वे एजेंट या सब्सटेंस जो डायरेक्ट सोर्स से इन्वायरमेंट में एमिट होता है। सोर्स मतलब फैक्ट्रीज, व्हीकल्स या फिर अदर इंडस्ट्रियल पॉइंट से डायरेक्ट इन्वायरमेंट में एमिट होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट में आकर के केमिकल रिएक्शन करके अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन इन द एयर। ओजोन हो गया, स्मॉग हो गया, ये सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। स्मॉग किनका किनका रेशियो रहता है? स्मॉग प्लस फॉग का रेशियो रहता है, ये मिक्सचर रहता है। ओजोन किसका मिक्सचर रहता है? O2 प्लस O का। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट को क्लासिफाइड करते हैं उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। गैसियस पॉल्यूटेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सारे गैसियस पॉल्यूटेंट होते हैं, यानी गैस के फॉर्म में होते हैं। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट लाइक स्मोक, डस्ट, ऐश, ये सारे कण के रूप में होते हैं, इसीलिए इनको पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट मतलब ये इनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का क्या क्या मेजर हो सकते हैं? एक तो हो गया इन्वायरमेंटल लॉज, जो एयर एक्ट 1981 में बनाया गया था, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। इन लॉज के माध्यम से हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है? एयर एक्ट 1981 क्या है? इसमें एयर पॉल्यूशन को रोकने और उसे कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है, यानी फैक्ट्रीज, व्हीकल्स या फिर चिमनी से निकलने वाले धुएं लाइक स्मोक पर कैसे नियंत्रण करना है, इन सारी पॉइंट्स इन लॉज में बताया गया है। एयर एक्ट में, इसी एक्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टैब्लिश की गई है, ताकि पॉल्यूशन को, एयर पॉल्यूशन को सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कंट्रोल किया जा सके। उससे निपटने के लिए ये दो बोर्ड बनाया गया है। अब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या है? ये पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए बनाया गया था। ये इस एक्ट को भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी जो 1984 में जो ट्रेजेडी हुआ था उसके बाद बनाया गया, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। इसमें केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां दी गई थी रिगार्डिंग फैक्ट्रीज को खतरनाक पदार्थ का उपयोग करने के लिए प्रॉपर उनका मैनेज, सेफ्टी मेजर्स, ये सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। और कैसे कैसे उनको हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर हो सकता है? हम रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, ट्री प्लांटेशन करें, चिमनी या फिर फैक्ट्रीज या व्हीकल्स में फिल्ट्रेशन, उसके एग्जॉस्ट में फिल्ट्रेशन का यूज करें, कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करें, 2 वे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उस 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज करें, जिससे एयर प्यूरिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके। इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक इथेनॉल्स, बैटरीज, इन सारे चीज़ों का फ्यूल्स का यूज किया करें, CNGs। वाटर पॉल्यूशन,
डिफाइन एज अ चेंज इन द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर मेकिंग इट हार्मफुल और अनसुटेबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। माने जब पानी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में हानिकारक बदलाव हो जाए तब उसे कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर का पॉल्यूशन हो गया। अब वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से वाटर पॉल्यूट हो सकता है? एक तो वाटर पॉल्यूट किसी पॉइंट सोर्स से होता है, दूसरा वाटर पॉल्यूशन नॉन पॉइंट सोर्स से होता है। पॉइंट सोर्स क्या है? जब पॉल्यूटेड पानी किसी सिंगल आइडेंटिफाइएबल पॉइंट से हो तो वाटर पॉल्यूशन का यह पॉइंट मतलब इंडस्ट्रीज का सारा गंदा पानी जिस पॉइंट पर डंप किया जाता है उसी को इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पॉइंट बोलते हैं। तब इसको बोला जाता है यह एक पॉइंट सोर्स है। दिस इज अ टाइप ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब नॉन पॉइंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या है? नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिफ्यूज सोर्स। इसमें सोर्स कोई एक पॉइंट ना हो, यानी जहां से कचरा फैले किसी पॉइंट से ना फैले बल्कि डिफ्यूज एरिया से फैले, मतलब फैले हुए स्थानों से फैले। जब वाटर पॉल्यूशन किसी पॉइंट सोर्स से नहीं बल्कि कई फैले हुए या डिफ्यूज्ड स्रोतों से होता हो। डिफ्यूज सोर्स लाइक एग्रीकल्चर रन ऑफ माने खेतों से बह के आने वाले फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्री के छोड़े गए गंदे पानियों से, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब वाटर पॉल्यूशन होने के लिए कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं जो एक्चुअल में वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं? इसके सब्सटेंसेस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये नेचुरली यानी नेचर द्वारा ये वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सेकेंड हो गया प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस डेट कंटामिनेट वाटर। जो बैड बैक्टीरिया होती हैं, प्रोटोजोआ या फिर अदर पैथोजेंस होते हैं, ये भी वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। ऑल्सो इंक्लूड ऑयल, हैवी मेटल्स, डिटर्जेंट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड रेडियोएक्टिव वेस्ट। ये सारे वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब वाटर पॉल्यूशन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है? कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, डायरिया, कलरा, हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस। टाइफाइड ये हमारे आंत में जब बुखार हो जाता है गंदे पानी या गंदा खाना खाने से। डायरिया जब हमारा डाइजेस्टिव इशू मतलब छोटी आंत में प्रॉब्लम हो जाता है, वीक पड़ जाता है, ये भी गंदा पानी से ही होता है। कलरा यानी हैजा, ये भी गंदा पानी से ही होता है। ये छोटे आंत में होने वाली बीमारी है कलरा। हेपेटाइटिस ये लीवर में ये बीमारी होता है, ये भी गंदा पानी और खाना से ही होता है। जॉन्डिस ये भी गंदा पानी से ही होता है, ये लीवर में होने वाला बीमारी है। तो इससे जितने भी बीमारी होते हैं इनमें गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाने से ही होता है। एसिड एंड अल्कली इन पॉल्यूटेड वाटर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिंडरिंग नेचुरल प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर। जो एसिड्स और एल्कलीज होते हैं ये पॉल्यूटेड वाटर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। एसिड्स एंड अल्कलीज इन पॉल्यूटेड वाटर डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पॉल्यूटेड वाटर में जो एसिड्स और एल्कली की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होने लगते हैं, मरने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिससे जो रिवर की नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल प्योरिफिकेशन होता है, वो हिंडर हो जाता है। नेक्स्ट है मरकरी, आर्सेनिक एंड लेड इन पॉल्यूटेड वाटर आर टॉक्सिक एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। जो मरकरी, आर्सेनिक एंड लीड होती है ये जब वाटर पॉल्यूशन के थ्रू ये जब हमारे सराउंडिंग में फैलता है तो इनसे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स टॉक्सिक होने लगते हैं, यानी पॉइजनस होने लगते हैं, जिनसे इन प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ तक हो सकती है इन एलिमेंट्स से। सीवेज प्रमोट्स एल्गिल ग्रोथ। अब जो नाली का गंदा पानी होता है उनमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फेट, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो उनसे क्या होता है कि एल्गी का ग्रोथ यानी शैवाल का ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है। अब जब शैवाल ग्रोथ करता है तो उनकी ग्रोथ के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। अब जब एल्गिल डेड होता है, मरता है, तो भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ओवरऑल इनको ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि जो उनमें एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनकी डेथ होने लगती है, क्योंकि उनको प्रॉपर डिजॉल्व वाटर की सप्लाई नहीं मिल पाता है। ठीक, विच डिप्लेट्स ऑक्सीजन इन वाटर अपॉन डिकम्पोजिशन। यानी जब एल्गिल का डिकम्पोजिशन होने लगता है तो उस समय
ओवरऑल एक्वेटिक्स इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी पड़ने लगती है, लीडिंग द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लगती है। क्रोमियम एंड कैडमियम कॉज द डेथ ऑफ मरीन एनिमल्स। जो हमारे समुद्री मरीन्स होते हैं यानी कोस्टल एरिया होते हैं, उनमें क्रोमियम और कैडमियम की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। याद रखना, एक लाइन में पूछ सकता है कि मरीन एनिमल पर डेथ किसके कारण होती है, तो क्रोमियम एंड कैडमियम। अब हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल। तो सबसे पहले गंदे नाली पानी को, सीवेज को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा नदी में छोड़ने से पहले। इको फ्रेंडली यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वाटर पॉल्यूशन के लिए जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको प्रॉपर डिस्पोजल, रिसाइकलिंग, उसमें प्लास्टिक को भी हमें प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो निकल के वेस्ट आता है उनको काफ़ी रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी इंडस्ट्रीज को ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आप उनको बाहर फेंकने से पहले, इन्वायरमेंट में छोड़ने से पहले उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। प्लांट मोर ट्रीज टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करना पड़ेगा, यानी ट्रीज को लगाना पड़ेगा जिससे सॉइल इरोजन कम हो, रिड्यूस हो। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अबाउट वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग पब्लिक को अवेयरनेस करना पड़ेगा, एक कैंपेन चलाना पड़ेगा जिससे लोगों में जागरूकता फैले कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या अन्य किसी भी प्रकार के पोल्यूशन को कंट्रोल करे, उसके प्रति लोग जागरूक हो, उनको प्रिवेंट करने का सारा उनको नॉलेज हो। नेक्स्ट है साउंड पोल्यूशन। अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन, जब इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल और अनवांटेड साउंड रिलीज होने लगे तब उसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन का सोर्स क्या क्या हो सकता है, लाउडनेस फ्रॉम एनी सोर्स इंक्लूडिंग कूलर्स, स्कूटर्स, रेडियो, टीवीज, कार्स, हाउसेस, buses, trains, tickets, home appliances, aeroplane, loudspeaker, washing machine, stereos, cannons, tanks and other protective equipment। जब इन मटेरियल से जब अनवांटेड और अनडिजायरेबल साउंड रिलीज होने लगे तब उसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन। अब साउंड पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये हमारे हियरिंग एबिलिटी को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, सुनने की क्षमता इससे कम होती है। पोटेंशियल डिफनेस ड्यू टू कंटिन्यूस नॉइज, कंटिन्यूस नॉइज में रहने से बहरापन का शिकार हो सकते हैं, बहरा हो सकते हैं। ये फटीग कॉज करता है, हेडेक, इंसोम्निया मतलब अनिंद्रा, टेंशन और थकान इससे महसूस होती है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, इससे बीपी बढ़ता है और हार्ट रेट और हार्ट बीट भी बढ़ता है, हार्ट से संबंधित और बीपी से संबंधित बीमारियां बढ़ती है। लीड टू कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप इन आर्टरीज, हमारी जो आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा उससे बढ़ने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। कॉज एंगर एंड इरिटेबिलिटी, ये हमें गुस्सैल और इरिटेटिंग बनाता है। एक्सेलरेट एजिंग विथ कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू नॉइज, कंटिन्यूस नॉइज के टच में रहने से सबसे मतलब हम जल्दी बुढ़े दिखने लगते हैं। इंक्रीजिंग द सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल हार्मोन्स, अब नॉइज के प्रॉपर हम टच, एक्सेसिव नॉइज के टच में रहने से जो हमारा किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होती हैं वो एक्टिव हो जाती है, जिससे एड्रेनल हार्मोन से रिलीज होने लगता है, सिक्रेट होने लगता है। अब इससे क्या होता है, इससे धड़कन तेज, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इरिटेशन, घबराहट, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम इसके एड्रेनल के सिक्रेशन से होने लगता है। अफेक्ट प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इफ एक्सपोज टू कांस्टेंट नॉइज, यदि हम कांस्टेंट नॉइज के टच में रहते हैं तो हमारी ओवरऑल जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, यानी जो प्रजनन क्षमता है वो भी अफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं हम बांझ की शिकार बन जाते हैं। इम्पैक्ट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ये हमारे ओवरऑल गट इश्यूज मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। वीकनेस सेंसरी एंड नर्वस सिस्टम, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। जो
नॉर्मल कंजर्वेशन नॉइज है, यानी हम लोग का बातचीत का जो नॉर्मल रेंज है वो लगभग 60 डेसिबल तक होना चाहिए, लेकिन इसको इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो 45 डेसिबल तक ही बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे कन्वर्सेशन का नॉर्मल साउंड क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन में रहता है 45 डेसिबल्स। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड प्राइमरली कॉज्ड बाय सॉलिड वेस्ट, यानी जब जमीन को खनन यानी माइनिंग एवं सॉलिड वेस्ट से जमीन के उपजाऊ परत एवं नेचुरल स्ट्रक्चर को खराब कर देते हैं, तब उसे सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। मतलब सॉइल पोल्यूशन इज द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, यानी इसके जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो डिग्रेड करता है। प्राइमरली कॉज्ड बाय सॉलिड वेस्ट, यानी जो सॉलिड वेस्ट से ये कॉज होता है, मिट्टी की जो ओरिजिनल बनावट होती है वो प्राइमरली अफेक्ट होती है सॉइल पॉल्यूशन से। सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, दिस वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम होम्स, जो सॉइल पॉल्यूशन होता है वो ओरिजिनेट होता है होम से, कैटल शेड्स यानी मवेशियों के रहने के स्थान से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर एंड अदर प्लेस फॉर्मिंग लार्ज हीप। कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के क्या कंपोनेंट हैं? सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स एश, राख, ग्लास, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पिल्स, पेपर क्लॉथ्स, प्लास्टिक्स, रबर्स, लेदर्स, ब्रिक्स, सैंड, मेटल्स, कैटल, शेड वेस्ट, मैन्योर, ये सारे सॉलिड वेस्ट के कंपोनेंट हैं। इन्हीं के प्रॉपर नॉन मेंटेनेंस से इस तरीके के सॉलिड वेस्ट फैलता है। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो केमिकली हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। वेरियस केमिकल रिलीज इनटू द एयर सच एज सल्फर, लीड कंपाउंड्स इवेंचुअली रीच एंड पॉल्यूट द सॉइल, यानी ये केमिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं सल्फर, लीड, जो हमारे मिट्टी में मिलके उनको पॉल्यूट करते हैं। एग्रीकल्चर केमिकल्स, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यानी कीटनाशक, खरपतवारनाशक एंड केमिकल फर्टिलाइजर इंक्रीज यील्ड, आल्सो द कंटामिनेट द सॉइल। ये जो एग्रीकल्चर केमिकल होते हैं, जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स हैं या फिर फर्टिलाइजर्स हैं, ये इससे तो यील्ड बढ़ती है यानी उपज तो बढ़ती है, लेकिन ये ओवरऑल हमारी मिट्टी को कंटामिनेट करते हैं यानी खराब करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं सॉइल पोल्यूशन के? व्हाइल दीज सब्सटेंसेस माइट ऑफर इमीडिएट बेनिफिट, ये शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या लॉन्ग ईयर्स ये हमारे मिट्टी की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, हमारे फूड चेन में इंटर करके हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। लार्ज पाइल्स ऑफ गार्बेज नॉट ओनली सॉइल नेचुरली ब्यूटी बट आल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, मतलब कचरे का जो बड़े बड़े ढेर होता है, इनसे न सिर्फ हमारी मिट्टी की नेचुरल ब्यूटी मतलब स्पॉइल बर्बाद होती है, ये ऑल्सो हमारे इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करते हैं। एनिमल्स लाइक पिग्स, डॉग्स, रैट्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज थ्रिव्स इन डिस्कार्डेड वेस्ट, स्प्रेडिंग फॉल ओडोस, डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया, कालाजार, पैरासाइट इन्फेक्शंस, मतलब फेंके गए कचरे में सूअर, कुत्ते, चूहा, मक्खियाँ और मच्छर पनपते हैं जो तेजी से मतलब बढ़ते हैं, यही गंदगी फैलाते हैं और डेंगू, मलेरिया, कालाजार, पैरासिटिक इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। कंटामिनेटेड वाटर कैन लीड टू कलरा, डाइसेंट्री एंड डायरिया, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, गंदा पानी होता है, वो कॉलरा, डाइसेंट्री, डायरिया को कॉज करता है, मतलब इन्हीं से इन सारी बीमारियां फैलती है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है? द पॉल्यूशन, दिस पॉल्यूशन इज कॉज बाय रेडियो एक्टिव रेज, यानी ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से फैलता है, जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडियम हो गया, इन सारी एलिमेंट्स से एक रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, लाइक अल्फा, बीटा, गामा, एमिट फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, और यही हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है, यही हार्मफुल रेज। अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन also contribute to pollution affecting living organism.
एक तो अल्ट्रावायलेट रे होती है, ये भी रेडियो एक्टिव की ही कैटेगरी में आती है, जो डायरेक्ट सन से एमिट होती है और हमारे ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हैं, मतलब ये कहाँ से रिलीज होती हैं? तो मेडिकल जो इंडस्ट्री है वहाँ से भी ये एमिट होती है। फ्यूल यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हम लोग ईंधन न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनाने के लिए करते हैं, वहाँ से भी ये एमिट होती है। यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो हम न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं लाइक एटम बम, मिसाइल्स, इन सारी चीज़ों से भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन रिलीज होती है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लाइक यूरेनियम पावर प्लांट्स हो गए, थोरियम जो यूज किए जाते हैं, उनसे भी ये पॉल्यूशन एमिट होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज इन रिसर्च, जो हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स रिसर्च में यूज करते हैं, उनसे भी इस तरीके का पॉल्यूशन रिलीज होती है। ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ, कॉस्मिक रे एंड सोलर अल्ट्रावायलेट रे। जो यूरेनियम होता है या फिर अन्य रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, वो आफ्टर अ लॉन्ग ईयर और लॉन्ग टाइम ये अपने आप ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होके इनसे बैड रेज लाइक कॉस्मिक रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एमिट होती है। ये जो प्रोसेस होता है ये नेचुरली फैलता है। एंड सोलर अल्ट्रावायलेट रेज से भी सोलर अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है, जो नेचुरली अकरिंग होता है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के? कॉज ल्यूकेमिया एंड बोन कैंसर। ल्यूकेमिया मतलब ये खून कैंसर, हड्डी का कैंसर करते हैं। रिड्यूज म्यूटेशन इन जर्म सेल, जो जनन कोशिका होती है उनकी म्यूटेशन को ये इंड्यूस करते हैं। लीडिंग टू बर्थ डिफेक्ट एंड डिसेबिलिटीज ऑफ सर्पिंग, मतलब ये जनन कोशिकाओं में बदलाव लाते हैं, जिससे डिसेबिलिटीज यानी विकलांगता या जन्म दोष फैलता है। रिड्यूजेज इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं। मेकिंग द बॉडी सस्पेक्टिबल टू वेरियस डिजीज, ये हमारे इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं, जिससे काफ़ी सस्पेक्टियस डिजीज हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। इम्पेयर्स रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग, इससे प्रजनन क्षमता कम होता है और समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। ठीक, प्रीमेच्योर एजिंग होने लगता है। कॉज स्किन लेसन्स एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट टिश्यूज, आईज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, लीडिंग टू स्वेलिंग इन दिस ऑर्गेन्स, मतलब त्वचा, आंखें और डाइजेस्टिव इशू पर भी ये बुरा प्रभाव डालता है। ये ओवरऑल जितने भी पॉल्यूशन है उनको कंट्रोल करने का मेजर बताया है। क्या क्या ओवरऑल मेजर्स हो सकता है? ट्रीटिंग सीवेज, हमें सीवेज गंदे नाली के पानी को रिवर में ड्रेन करने से पहले उनको ट्रीटमेंट करना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, जो जितने भी हम पुराने गाड़ियाँ यूज करते हैं उनको प्रॉपर मेंटेनेंस करना पड़ेगा ताकि स्मोक एमिशन रिड्यूस हो सके। फिल्टरिंग स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रियल चिमनीज, जो इंडस्ट्रियल चिमनी से स्मोक धुआं निकलता है उनको काफ़ी फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। प्रॉपर यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स, हमें प्रॉपर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स यूज करना पड़ेगा। प्रिवेंटिंग डिफोरेस्टेशन, जो डिफोरेस्टेशन आज के समय में किया जा रहा है लगातार, यानी वनों की कटाई कर रही है, उनको काफ़ी रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। प्रमोटिंग अफोरेस्टेशन, यानी वृक्षारोपण की ज़्यादा से ज़्यादा हमें करनी पड़ेगी। मेंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कंट्रोल CO2 लेवल, जिससे हमें एटमॉस्फेरिक लेवल मैनेज हो सके और CO2 का लेवल भी रिड्यूस हो सके। तो ये सारे सेफ्टी मेजर एंड कंट्रोल मेजर्स हैं रिगार्डिंग ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशंस। तो थैंक यू। वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन का ये जो थ्योरी पोर्शन था और उनसे जुड़े मेजरमेंट स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, मतलब सेफ्टी मेजर्स क्या होनी चाहिए, उन सबको मैंने डिटेल में स्टडी किया, डिटेल में समझा दिया है। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब इससे जुड़े जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।